अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इस वक्त आप किसी से भी बात कर लें तो वो बिजली के बिलों का शिकवा ज़रूर करेगा। गुज़िश्ता दिनों ही हमने खबर सुनी, बड़ी अफसोसनाक खबर कि गुजरांवाला में एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। किस चीज़ के ऊपर? बिजली के बिल पे। हमने अपनी तारीख में बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पे जायदाद की वजह से रिश्तेदारों को कत्ल किया गया हो, आपस में लड़ाई झगड़े हुए हों। शायद ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है जहाँ पे बिजली के बिल की वजह से एक ख़ानदान में लड़ाई हुई और एक भाई ने एक भाई को कत्ल कर दिया। जहाँ पे आवाम की ये हालत है, वहाँ पे हुक्मरानों के अपने मसाइल हैं। आवाम तरस रही है, कह रही है जनाब हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, 200 यूनिट होती है तो इतना खर्चा हो जाता है, 400 यूनिट होती है तो उतना खर्चा हो जाता है। दूसरी जानिब जो हुक्मरान अशराफिया है, जिसको 2000 फ्री यूनिट्स मिलती थी, आज भी उसको उतनी मिल रही हैं, जिसको 3000 मिलती थी आज भी उसको उतनी ही मिल रही हैं। तो क्या ये लोग आवाम के मसाइल हल कर सकेंगे? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उमर अयूब साहब ने खान साहब से मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये जो नए इंतखाबात का मुतालबा है, क्या ये कोई एग्ज़िट ऑफ़र है? यानी जो पिछले इंतखाबात के हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर आप नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो पिछले इंतखाबात के ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी। क्या ये एग्ज़िट ऑफ़र है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर जो सियासी मामलात हैं, कोशिश होगी कि आज के इस प्रोग्राम में उस पर भी गुफ्तगू करें। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक नुमा हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुनीफ फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो नए इंतखाबात की एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात करनी शुरू कर दी है, क्या ये कोई एग्ज़िट ऑफ़र किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों को कि जनाब नए इंतखाबात की तरफ चले जाएँ, पिछली धांधली हम भूल जाएंगे? ये बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। नहीं, मेरे ख्याल में ये आपने शायद उमर अयूब साहब के मुंह से ये बात सुनी होगी, लेकिन मैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुंह से ये बात पिछले एक हफ्ते में कई दफ़ा सुन चुका हूँ। हाँ, ये एक नया आइडिया ज़रूर है, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि, लेकिन ये आज नहीं आया, इसको पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ जगहों से मैंने सुना है। लेकिन मेरा ख्याल में शायद हाँ, ये एक पीस का या एक सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। लेकिन क्या ये होगा, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये सिर्फ उसी सूरत एक्सेप्टेबल है कि अगर, जाहिर बात है हम जानते हैं ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपनी सपोर्ट पुल आउट कर लेती है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो सपोर्ट आती किस तरह है और जाती किस तरह है, दोनों आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हाँ, जाहिर बात है एक इशारा ही होगा और उसके बाद कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर कहानी ख़त्म हो गई तो ऑब्वियसली हम लोग बड़े आराम से जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। और मेरा ख्याल में अगर ऐसा होता है तो दो चार चीज़ें, बिल्कुल पिछले इंतखाबात के हवाले से तो मिट्टी डालनी पड़ेगी आपको वो केस फाइल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह आज 2018 के इंतखाबात की भी केस फाइल जो है वो बंद हो चुकी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, उसको कोई चेक ही नहीं कर सकता कि उस वक्त क्या हुआ था। तो 2024 की भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक तरीका ज़रूर है कि वो वे फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर उसका भी वो रिजल्ट निकल आया जो 2024 में एक्चुअली लोगों ने जिस तरह रिजल्ट निकालने की कोशिश की थी, तो तब क्या हो गया? क्या फिर दोबारा कोई क्लैश होगा? ये सबसे बड़ा सवाल निशान। ठीक है। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, ये अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं, ऑब्वियसली यही सियासी जमातें मैदान में होंगी। अब इशू ये रहा है कि 2 साल से हुकूमत की जानिब से बड़ी शख्सियात आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही, वो आके मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहे। इमरान खान साहब जेल में हैं। क्या वजह है कि वो हुकूमत का नैरेटिव हो जाए या हुकूमत की सियासी मैदान में कारकर्दगी हो जाए, वो कोई मुतासिर कुन नज़र नहीं आती? बुनियादी वजह क्या है? क्या आपको 2022 वाला जो इमरान खान था वो 2024 वाले इमरान खान से कम पॉपुलर था, या इस वक्त जो इमरान खान है वो उससे ज़्यादा पॉपुलर है? आपको क्या लगता है? देखिए, इमरान खान साहब की जो असल पॉपुलैरिटी है वो तो हुकूमत से निकलने के बाद उन्हें मिली। और अगर हम 2022 के मिड की बात करें तो जो बाई इलेक्शंस हुए, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शंस जीते, बल्कि अगर आप उससे भी पहले जाएं तो जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, तो जो उसके बाद एक नेचुरल आउटपोर आपको नजर आया इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ शहरों में, सड़कों पर लोग निकले, रैलीज की सूरत में अपनी गाड़ियों में निकले, सब कुछ हुआ। वो लोगों का एक नेचुरल रिएक्शन था या एक सपोर्ट थी टुवर्ड्स इमरान खान। अब उनकी जमात ने फिर नेचुरली फिर वो एक मकबूलियत की एक वो मिसाल कायम होते हमें नजर आई 2022 के वक्त के अंदर, जिससे साफ पता लग रहा था कि इमरान खान की जमात ठीक ठाक मतलब ऐसी हालत में आ गई है कि वो
बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी इत्तेहादी के अगर इलेक्शन लड़ें बगैर किसी मसले के, तो वो हुकूमत में आ सकते हैं। आज फिर इमरान खान साहब की ये तमाम तर मसाइल के बावजूद उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो विद एवरी पासिंग मंथ इफ नॉट डेज तो वो बढ़ती गई। उसके अंदर जारी बात है एक मामलात भी बेहतर होते गए सियासी एतबार से। पर इसमें मुनीब भाई आपको हुकूमत की कितनी नाकामी नजर आती है? जैसा मैंने अर्ज किया कि 2 साल से मसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात चाहे ओन चौधरी हों, दानियाल चौधरी हों, वज़रा हों, रोज़ आके वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो वजह क्या है, क्यों वो पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही? देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि आप आवाम को दे क्या रहे हैं या आवाम को ऑफर क्या कर रहे हैं। एक तो वो है, वैसे तो मेरे ख्याल में वो वक्त गुजर गया कि आप कुछ आवाम को प्रोवाइड कर दें, सड़कें बना दें, ब्रिजेस बना दें, कोई बहुत बड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर दें तो लोग उसके बेसिस पे आपको वोट देते हैं। लोग जारी बात है, कोई नैरेटिव को बयानिया होता है जिसके ऊपर आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। मेरा नुक्ता नजर ये है। दूसरी बात यह है कि जो जमातें जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट की प्रोवाइड की हुई सैडल के ऊपर बैठकर इक्तदार में आती हैं या एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार में आती हैं, नेचुरली वो अवाम के अंदर उनकी उतनी अहमियत या वो सारा कुछ शायद कम हो जाता है। और बहुत कुछ तब्दील भी हुआ है, बहुत से मिथ टूटे हैं पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 2 years और वो वाज़ेह तौर पर नजर भी आता है। लेकिन जो एक मिथ नहीं है, मैं उसे तो रियलिटी कहता हूं, वो नहीं तब्दील हुआ। वो मुक्तदरा की ताकत है हमारे मुल्क के अंदर कि आज भी मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत की अहमियत है और आज भी आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एट लॉगर हेड्स होके आप लड़ाई करके इक्तदार में नहीं आ सकते, विच बीन प्रूवन ऑब्वियसली अब सब सारों के सामने ही है। और दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी चीज है विच इज नॉट एंडिंग एनी टाइम सून। आप मकबूलियत भी हासिल कर सकते हैं, आप बड़े बड़े नारे लगा सकते हैं, लेकिन होना आपने फिर भी ख्वार ही है, क्योंकि जब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे फिर तो एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके मुक्तदरा से मसाइल भी हल हो जाएं और आप मकबूल भी हैं तो फिर आप इक्तदार में आए और इक्तदार शायद आसान भी हो जाए, इक्तदार करना भी आसान हो जाए। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो आज जिसमें हमारा मुल्क है, इसके अंदर तो बस एक लड़ाई है और ये फिलहाल तो एक एंडलेस लड़ाई है और मुझे आई डोंट सी अ सॉल्यूशन इन साइट। ठीक है। अच्छा सेनेटर साहब, एक जो मुनीब साहब ने भी इशारा किया ये कबूलियत वाला, आप लोगों का इशू ये है कि आप जितने मर्जी मकबूल हो जाएं, जो जिस तरह की जो तर्ज सियासत है आपकी, रोज़ ट्विटर पे कोई बात करना, इल्ज़ामात लगाना, जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे तो जितने मर्जी आप पॉपुलर हों आपका मसला हल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुनीस साहब के अपने तज्ज़िये होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको काफ़ी पता होगा कि कबूलियत के लिहाज से क्या होता है क्या नहीं होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बदल चुका है। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली बार है कि एक शख्स अपनी जगह पे डटा हुआ है। जैसे मंसूर साहब ने कहा था कि मेरा कप्तान डटा हुआ है, या उस लिहाज से कहा था। और जो वो बात कर रहे थे कि ये आप जो पूछ रहे थे मुनीब साहब से या उनसे कि ये नैरेटिव क्यों नहीं होता, तो मैं वो मंसूर साहब के उसमें कहूँगा कि मेरा शेर झूठ बोलता है, तो उसकी बात पे कौन यकीन करेगा। तो अब जब हम इस चीज़ की बात के लिहाज से करते हैं कि इस वक्त क्या कबूलियत है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी चीज़ बदल रही है, अवाम की ताकत बढ़ती जा रही है। वक्त के साथ साथ अवाम की जो कबूलियत है वो ज़्यादा अहम होती जाती है इस दौरान। और ख़ास तौर पे हमने 8 फरवरी को देखा है कि अवाम ने कैसे मकबूलियत और कबूलियत को एक साथ ला के खड़ा कर दिया। अब उसमें इससे पहले जो होता था उसमें मकबूलियत एक्चुअली सही मानों में नहीं होती थी, इसलिए कबूलियत हो नहीं सकती थी। पर सर, उस मकबूलियत को देखें ना, आपने चैनलाइज करना है इक़्तिदार की तरफ। तो जिस किस्म की आप सियासत कर रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, जिस तरह का आपको सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो सबके सामने, जब तक ये मामला सेटल नहीं होंगे, आप नए इलेक्शंस की बात तो कर रहे हैं, क्या ये नए इलेक्शंस की जो बात है ये इन सारे मामलात को सेटल करने की कोशिश है? मैं ये समझता हूँ ये नए इलेक्शंस की बात ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉब्ली हर एक को एक फेस सेविंग दे देगी। हर वो लोग जो कि किसी वजह से अपनी ज़ाती अना या किसी वजह से फंस गए थे और एक मकबूलियत को कबूल करने से इनकार कर रहे थे, इन अदर वर्ड्स जो रियलिटी थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी,
उससे वो अपने आप को छुपा के रखा हुआ था, उस शुतुरमुर्ग की तरह जो अपने सर को रेत में दे देता है वगैरह, तो ये उस चीज से बाहर आने के लिए इसमें सर आज अच्छा जो आज इंपॉर्टेंस इसको इसलिए दी जा रही है कि खान साहब से मुलाकात थी और मुलाकात के बाद दोबारा फिर बड़े इसका बड़ा नहीं, गर्मजोशी से जिक्र किया गया। खान साहब ने तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले, जैसे मंसूर साहब कह रहे हैं, वही ना, वो तो 10 दिन पहले उन्होंने एक दफा कह दिया था, रहनुमाओं ने मिल के जब सब कह रहे हैं तो क्या ये फैसला हो गया उधर के खान ये गो हेड, अब इस पे यही हमारा बयानिया है या फिर ये चंद दिन रहेगा? मेरे ख्याल में ये जब वो बात आके एज पार्टी पॉलिसी सामने आ रही है तो फिर मेरे ख्याल में ये होगा, और मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात है। देखें, हम बाकी मुल्कों में देख लें, जैसे अभी ईरान में हुआ, जैसे टर्की में हुआ, कि अगर आप लोगों ने किसी ने 50% नहीं लिया, 49% भी लिया, तो आपने इलेक्शन दोबारा करा लिया है इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि वो जो इबहम होता है या जो वो एक किस्म की एम्बिग्विटी होती है आप उसको क्लियर कर लें। और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ ये सारी, लेकिन ये जो इलेक्शंस होंगे उनको इन इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर, इनके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी बायस्ड, ठीक है, इन माय पर्सनल ओपिनियन दे आर वेरी बायस्ड। तो मैं उस लिहाज से मैं ये समझूंगा कि ये है, लेकिन आई पर्सनली फील कि दिस इज अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड तमाम जमातों के लिए। ठीक है, यह वक्त तो एक छोटी सी वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अच्छा मंसूर साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया, खान साहब को जो 9 मई के मुकदमात में पकड़ा हुआ था, उनका रिमांड वगैरह देने की बात हो रही थी, उस सब चीज़ को कैंसिल कर दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे उनके मुकदमात चल रहे हैं वहाँ पे उन्हें एक तरह से कानूनी रिलीफ मिल रहा है। तो ये भी कोई लोग इसको भी इस नज़र से देख रहे हैं कि शायद चीज़ें बदल रही हैं, हालात तब्दील हो रहे हैं। आपको लगता है कि कोई सियासत के अंदर आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में हम कोई बहुत बड़ी चेंज देख रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छा साहब, मैं तो एक्चुअली उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, और ये मेरी खबर नहीं है, एनालिसिस है। ये जो कुछ भी आज लाहौर हाईकोर्ट में हुआ है, आपको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सिर्फ 72 घंटे गुजरे थे DGI-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे अदलिया के हवाले से भी, मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी, 9 मई के हवाले से कि उनके परपेट्रेटर्स को, प्लानर्स को किसी सूरत जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा, तो वी कुड वेरी क्लियरली सी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिस तरह 9 मई के केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, उससे कंफर्टेबल नहीं है। ये तो एक स्टेटेड फैक्ट है ना कि वो उससे कंफर्टेबल नहीं है। तो 72 घंटे के अंदर उसके बाद 12 केसेस में इमरान खान साहब को इस तरह का रिलीफ मिल जाना, मुझे एक शक है या डर है या खौफ है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, कि एक एमिनेंट क्लैश कहीं ना हो जाए इस मामले में, कि बार बार हमें इस बात का डर जो है वो बताया जाता है, बल्कि मुनीब साहब ने भी इसके ऊपर कई वीलॉग्स किए हैं, उनका भी तज्जिया मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा बेहतर होगा इस टॉपिक के ऊपर, कि अल्टीमेटली कहीं बात ये ना हो जाए कि अच्छा फिर ये बात है तो फिर ठीक है, फिर हम खुद ही संभाल लेते हैं मामलात को। क्योंकि इससे आज एक और दरख्वास्त भी दायर हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि फ़ौज को जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोका जाए, कि उसके ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट एक स्टे दे। तो यानी PTI को या इमरान खान साहब को भी इस बात का शक है कि अगर ये पुलिस की डोमेन में या ये कोर्ट्स की डोमेन में अगर ये चीज़ें नहीं संभाली जा रही, तो फिर ऐसा ना हो कि खान साहब को जो है फिर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ही ले जाया जाए, जिस तरह हसान न्याजी को गिरफ्तार किया गया है। तो इनको भी इस बात का शक है, और मुझे भी अब ये लग रहा है कि कहीं वाकई मामला जो है वो फिर उस साइड पे ना चले जाए। ठीक है। अच्छा मुनीब फारूक साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने ऑल दो के जो 39 मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए, लेकिन जो 41 आज़ाद हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि क्योंकि पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए, तो उनकी तस्दीक कौन करेगा, तो लिहाजा हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो जो 39 हैं उनकी आपने कैसे तस्दीक कर दी, वो भी तो बगैर पार्टी स्ट्रक्चर के ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बन गए तहरीक इंसाफ के। तो आपको लगता है कि ये जो बाकी 41 हैं इनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद जो असल इशू है मखसूस नशिस्तों वाला, फुल कोर्ट का फैसला है, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी? 2-3 बातें। एक तो मैं अभी ये मंसूर साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि ऐसी एक मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले, क्या वाकई ऐसी एक दरखास्त दायर की गई? वो अलग बात है कि वो दरखास्त अभी उसको कोई एंटरटेन उस तरह नहीं किया गया, वो शायद कोई एतराज था, उसी बेसिस पे वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन ये वाकई बात दुरुस्त उन्होंने निशानदेही की है कि ऐसी दरखास्त दी गई है, और शायद एक ये खदशा है, और मैं चाहूंगा कि अल्लाह ना करे कि ऐसी स्टेज आए कि कम से कम आज जो इमरान खान साहब को एक फेवर मिला लाहौर हाई कोर्ट से, अदालत तो नहीं है, सवाल तो किया कि भी आपने गिरफ्तारी लेट क्यों डाली है, और
इसके अंदर और जो कानूनी सुकम है एटलीस्ट उनकी निशानदेही तो होती है, एटलीस्ट एक ऐसी कार्रवाई होती है जिसको मीडिया विटनेस तो करता है या रिपोर्टिंग तो होती है। बाकी अगर मामला कहीं और चला गया तो वो तो फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इशू क्या है, देखिए मैं ये जो अभी मखसूस नशिस्तों वाला मामला है इसके हवाले से जो रवैया है उसकी निशानदेही मैं आपके पास भी शायद गालिबन गुज़िश्ता हफ्ते कर चुका हूं। वो तो ये है कि इन पर अमल दरामद उस तरह से नहीं होगा या जिस तरह से होना चाहिए। अब बात यह है कि 39 एक हफ्ते के दौरान कोई चीज चेंज नहीं हुई मुनीब साहब, वही सिचुएशन वही है। बात यह है अतर साहब के उस एक हफ्ते के दौरान ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इंडिकेशन थी बाय एंड लार्ज वही बातें थी जो कुछ आपके प्रोग्राम में और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपको बताई। देखिए रवैया वही है, हालात वही है। जब तक ये लड़ाई सुलझेगी नहीं, मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं, अभी जिस तरह सेनेटर साहब फरमा रहे थे, बैसियत एक जिम्मेदार शख्सियत के और एक पढ़ी लिखी शख्सियत के जो उनका मौक़िफ़ है वो यही होना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना नैरेटिव है, अवाम ने उनको वोट दिया है और वाकई 2024 के इलेक्शंस भी निहायत मुतनाज़ा थे 2018 की तरह, बट यहाँ तो जरा लेवल नॉच एक ऊपर हम चले गए, बल्कि कई नॉच ऊपर चले गए। बट इशू यहाँ पर क्या है? इशू ये है कि बसद एहतराम में अर्ज करूंगा कि अवाम ने वोट जरूर दिया लेकिन मकबूलियत और कबूलियत एक जगह इकट्ठी नहीं। ठीक, अच्छा मुनीब साहब एक और चीज़ जो बड़ा फैक्टर हम देख रहे हैं कि हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चली जाती है। कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, सियासी मुखालफिन के हवाले से कोई बात हो, पीका कवानीन की बात हो, कोई भी चीज़ हो, इवन फायरवॉल की बात हो तो वो भी उस तरफ चली जाती है। तो क्या ये सियासी जमातों की नाकामी नहीं है? पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, लेकिन बहस अभी भी इदारों की तरफ है। वो इसलिए कि जब आपके मुल्क में हुकूमतें बनेगी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर की जाएंगी तो फिर जाहिर बात है कि जो जिस तरह से मैन्युफैक्चर की जाएंगी और जिस कुव्वत के साथ मैन्युफैक्चर की जाएंगी तो जाहिर बात है वो कहा जाएगा कि अच्छा जी ये मामला भी नहीं हो रहा तो इसको भी आप देखें। अब देखिए हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, PDM-1, PDM-2, उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत, दैट वाज देयर ऑल प्रोजेक्ट्स ना। तो जारी बात है जब ये प्रोजेक्ट्स हो, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकलने लगे या जाने लगे तो उन्होंने कहा मैं तो वोट भी लोगों से एजेंसियों को कह के करवाता था। बाद में वो कहते काजी फाइसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था तो वो भी मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था, मैं क्या करता, मैंने प्रेसिडेंट को भेज दिया था, वो आगे चला गया, जो भी हुआ गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था। हर कोई यही एट द एंड ऑफ द डे करता है ना। उस वक्त भी बाजवा साहब साथ जाते थे, कभी सऊदीज के पास, कभी किसी के पास, कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आज भी यही कुछ हो रहा होता है। सो बाय एंड लार्ज आप देखिए कि मॉडल तो वही है ना, बेनिफैक्टर वही है, बेनिफिशरीज बदल गए हैं अगर आप इसको उस अंदाज से या उस सतह से इसको एनालाइज करें। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि वी शुड नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज। अगर हम किसी मिस्टेकन इल्यूजन के अंदर हैं तो हमें उससे निकल जाना चाहिए। पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट था, वो आज भी है। मुझे अपने लाइफ टाइम के अंदर मैं ये बात अब 3 टाइम कह चुका हूं, मुझे कम से कम कुछ तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई ये एक एंडलेस वॉर है, रादर ये अनविनेबल वॉर है और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। और ये बात भी बहुत से हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं, ये कोई हक सच की लड़ाइयां नहीं है, ये लड़ाई है दस्ते शफकत की कि जी मुझे लड़ाई अगर PDM को थी या उससे पहले थी कि जी आप इमरान खान को आप ले आए, वो आपका लाडला बन गया तो उन्होंने कहा जी हमें ले आए। अब वो आ गए तो फिर इमरान खान साहब का भी यही था ना कि भाई मेरे साथ ये क्यों किया आपने, मैं तो आपका लाया हुआ था या मेरे साथ आपकी सपोर्ट थी तो आपने मुझे क्यों अलहदा कर दिया खुद से। और इमरान खान साहब अपने गिरफ्तार होने से पहले मुतअद्दिद दफा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नीयत नाम है जो जर्नलिज्म के, उनके साथ बैठ के ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड खुद कहते कि यार मैं तो पैगाम भिजवाता हूँ, मुझे आगे से जवाब ही नहीं आता, मैं तो मिलना चाहता हूं लेकिन मुझसे आगे से कोई बात ही नहीं करना चाहता। सो बेसिकली ये लड़ाई इक़्तिदार की है, इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। सो वी शुड नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स कि ये कोई बड़ी हक सच की लड़ाई है। आपको मैं यकीन मानता हूं, मैं यकीन से अगर मेरी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए कि अगली दफा तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिलेगा, अगर वो इलेक्शन दोबारा होते हैं और उनके मुक्तदरा से मसाइल खत्म हो जाते हैं और वो इक़्तिदार में वापस आ जाते हैं, कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की इस मुल्क में बात नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है कि आके इमरान खान साहब कहेंगे कि भाई मैंने ये चीजें नोट करता रहा हूं जेल में, ये तो आप नहीं करेंगे, ये आपके डोमेन से बाहर है?
और ये बिल्कुल सियासी हुकूमत का, क्योंकि मैं एक बड़ा पॉपुलर वजीर आजम हूँ, मैं 2/3 मेजोरिटी के साथ आया हूँ, तो ये काम तो मैं आपको नहीं करने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो वी शुड नॉट फूल आवरसेल्व्स विद। अच्छा सेनेटर साहब, आपने सुना कि मुनीफ साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पे इक़्तिदार की लड़ाई है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, सारे मामला ठीक चल रहे थे, आपके लोगों को बुला के वोट भी करवा दिया जाता था। जो ही उनसे आपकी लड़ाई हुई तो आपको ये तमाम मसाइल नज़र आना शुरू हो गए। ये वो एक आर्ग्यूमेंट है जो बार बार सामने आता है। अब असल इशू ये है कि क्या आप लोगों ने कुछ तब्दील करना है, या इक़्तिदार में आने के बाद जो मुनीफ साहब ने जिस जानिब इशारा किया, और मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कि जो ही आप इक़्तिदार में आएंगे आप कहेंगे कि अभी अभी खबर आई है, सारे हमारे भाई हैं, जो है कोई मसला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं ना कि शुरू से ही लोग हम कहते थे कि आके वोट दे दो, और वो मतलब हम कहते थे कि भाई वो वोट दे दे, मैनेज कर ले। ठीक है, लेट मी जस्ट, ठीक है, दो चीज़ें हैं उसमें, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक हमारे इत्तेहादी। ठीक है, हमें पता है कि वो इत्तेहादी कहाँ से मैनेज होते थे, वो आज भी मैनेज होते, उस वक्त भी मैनेज होते थे। उन्होंने आपको दिए थे, उन्होंने उनको कहा था या कहा होगा या जो भी है ना उस वक्त, मतलब आपने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत बनाई थी। मेरी बात, ये तो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा हुआ है ना, मतलब उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि हमारी गलती थी। उन्होंने कहा भी है कि हमारी गलती थी। नाउ अब फॉर एग्जांपल मैं आज आपकी जगह बैठ जाता हूँ और मैं एक गलती करता हूँ या दो गलतियाँ करता हूँ, तो प्रॉब्ली लोग मुझे कहेंगे यार तुमने ये बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए कि यार मेरा पहला प्रोग्राम था एज एन एंकर। लेकिन अगर आप या मंसूर साहब या मुनीब साहब वो गलती जो पिछले 4 दफ़ा के वो टेन्योर में भी करते आ रहे हैं और हर प्रोग्राम में करते आ रहे हैं, सो शुड दे भी, मतलब उनको उसी लेवल पे रखना चाहिए कि नहीं? तो एक चीज़। नंबर 2, वो जो असेंबलियों का जो कोरम पूरा होता था, वो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम नहीं होता था, वो उन्हीं के लोग होते थे। तो इमरान खान कहते थे कि तुम्हारी बंदे नहीं आते जिनको वो, तो आप उनको मैनेज करो, मेरा वो मसला नहीं है। ठीक है, उस लिहाज से। अब बात आ जाती है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट था, मसले थे जब पाकिस्तान पैदा हुआ था, मसले थे, शायद उतने नहीं थे जितने मसले बताए गए थे, उतने शायद नहीं थे, और उस चीज़ को उसको लेकर, लेकिन पाकिस्तान हैज़ टू एवॉल्व आउट ऑफ दैट सिक्योरिटी स्टेट टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट और अ प्रोग्रेसिव स्टेट। अगर पाकिस्तान आज भी, और जैसे मुनीब साहब कह रहे हैं, एंड आई विद ड्यू रिस्पेक्ट आई टोटली डिसएग्री विद हिम, कि अगर हम लोग सिक्योरिटी स्टेट के अंदर ही बैठे रहे और उसी चीज़ के लिहाज से बैठे रहे, उसी डर के, उसे खौफ के लिहाज से बैठे रहे, तो हम अगले 100 साल भी इधर ही पड़े रहेंगे। वो बांग्लादेश जो हमसे 75% गरीब था, आज वो हमसे 45% मालदार है। क्यों? दे हैव प्रोग्रेस्ड, ठीक है, दे हैव इवॉल्व्ड। वो इंडिया जो हमसे ज़्यादा गरीब था, आज हम उनके एक बंदे के बराबर पूरे पाकिस्तान का बजट है, उनके एक वो है। तो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू चेंज एंड यू हैव टू एवरीबॉडी। सियासी जमात नहीं, अगर आपने वही करना है जो मुनीफ साहब कह रहे हैं, देन इट मींस चेंज। तो एक बात जाते हैं, हमें भी चेंज होना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देखोगे बिल्कुल बदली होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान वो बंदा है कि जो कि अगर कोई गलती करे तो उसको ये नहीं कहता यार बका फलाना, वो कहता है चेंज करो। He has got, ये देखिए, हर एक इंसान का एक टेम्परामेंट है, हर एक इंसान की एक हिस्ट्री है। आप उस हिस्ट्री के लिहाज से उसको देखें, जज करें, तो आपको पता चलेगा ये बंदा किस लिहाज से है। आप इमरान खान की हिस्ट्री के लिहाज से देखें, ये वो बंदा है जो टीम प्लेयर है, ये इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है। अगर ये इंडिविजुअल प्लेयर होता तो एज अ कैप्टन 147 ईयर्स की हिस्ट्री में कोई कैप्टन जो 90s में हो, वो अपनी इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करता। वो कहते हैं कि यार मैं 100 कर लूं, या फिर आउट हो जाए तो उसके बाद डिक्लेयर करता है। सो उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच ही मुख्तलिफ हो, आप और मेरी वाली नॉर्मल सोच वाली नहीं है। तो आगे क्या करना चाहिए? जितनी तारीफें आप मेरे कप्तान की कर रहे हैं, तो मंसूर साहब मुस्कुरा रहे हैं वहां पे। मैं मंसूर साहब देखिए, मंसूर साहब नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए आप उनके कप्तान की इतनी तारीफें कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब कि देखिए मैं एक बात बताता हूं, मैं बायस हूं, मैं जरा मंसूर साहब को, एक तो मैं बायस हूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं ये फैक्ट बता रहा हूं। चलो मैं जरा फैक्ट मंसूर साहब से थोड़ी सी रोशनी डलवाता हूं। आपको मेरे कप्तान में वो तमाम खुसूसियात नजर आती हैं आपके कप्तान में, जो अभी सेनेटर साहब ने फरमाई, और ऐसी ही चेंज होगी जब वो बाहर आएंगे?
नहीं देखिए, मैं सेनेटर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ अ वंडरफुल फेलो। मतलब मैं इस बात की तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने कभी भी कोई फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ की, अपने आर्गूमेंट्स को लॉजिक्स के साथ ही हमेशा जो है वो सपोर्ट किया है। लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा कि खान साहब इज़ अ टीम प्लेयर। खान साहब इज़ नॉट अ टीम प्लेयर। खान साहब ने आज तक जितनी सियासत की है, खान साहब एक नंबर 2 अपना पार्टी के अंदर नहीं बना सके। आपको एक मतलब जो आपको चेयरमैन भी लाना पड़ा, वो आपको एक ऐसे बंदे को लाना पड़ा जो पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर तक नहीं था। आपको बाकी सबको जो है इग्नोर करना पड़ा और आपको बैरिस्टर गौहर को जो है ये ओहदा देना पड़ा। उसके बाद अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि जनाब आप जो है वो अब सिविलियन बालादस्ती के चैंपियन बन गए हैं, तो प्लीज़ ये मजाक मत करिए। मैं मुनीब साहब की जो बात सुन रहा था, मेरा ख्याल में मुनीब साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो ये थे कि हाँ ठीक है, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कम होना चाहिए, लेकिन बराए मेहरबानी वो आपके कंधों से नहीं होगा, वो आप लोगों से इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप तो खुद उसकी पैदावार रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि जनाब वो अभी सेनेटर साहब ने फरमाया कि जी हमने जब इजलास बुलाना होता था तो हम तो उनके लिए कहते थे कि उनके बंदे जो है वो जो उनके इशारे से आए, आप अपने इकट्ठे करें, हम अपने इकट्ठे करते हैं, वो कह रहे थे। लेकिन वो आपके भी नहीं, वो आपके भी इकट्ठे नहीं होते थे ना, वो तो आपके भी इकट्ठे नहीं होते थे, आपके भी वो इकट्ठे करके दे रहे होते थे। और इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस जो है वो हमने जब तहरीक-ए-इत्तेमाद हुई तो उसके बाद कौमी असेंबली में जो आपके खिलाफ बगावत आपकी अपनी पार्टी के अंदर से हुई वो भी हमें नजर आ रही थी। तो उनमें से कई लोग जो है वो उनके इशारे पे थे, मतलब फयाजुल हसन चौहान और इस तरह पूरी एग्जाम्पल। जहांगीर तरीन साहब को आपने पिछले 15 साल में हमें ये बताया कि जनाब ये नंबर 2 है आपके, अल्टीमेटली वो भी आपको डंप करके चले गए। सो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिविलियन बालादस्ती का जो सहरा है वो आपके सर नहीं बंधेगा। हो सकता है किसी दिन आज से 5 साल 10 साल 15 साल के बाद कोई और लीडर आ जाए, लेकिन आप लोग खुद चूंकि आपकी पार्टी जो है उनकी नस्लों से तैयार होकर आई हुई है और आप लोगों ने जिस तरह आज भी कर रहे हैं, आप आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो बातें आप लोग करते हैं ना कि जनाब हमने हमारा एनओसी कैंसिल हो गया, हमने जलसा कैंसिल कर दिया, ये आप उनकी खुशनुदी की खातिर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर साहब उठ के जो कोर कमांडर पेशावर के पास जाते रहे हैं वो किस लिए जाते रहे हैं? उनकी खुशनुदी के लिए जाते रहे हैं। आप लोग बैठ के जो है वो एपेक्स कमेटी के हवाले से या SIFC के इजलास के हवाले से सोशल मीडिया पे जो कुछ कहते रहे, लेकिन आप खुद बतौर पार्टी जो है उसके अंदर शरीक हैं, आप जाके वहां पे सपोर्ट करते हैं। सो आप लोगों से ये उम्मीद नहीं है कि सिविलियन बालादस्ती के लिए आप लोग कुछ करेंगे, कोई और कर ले तो शायद कर ले। ठीक है, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि बिजली के बिल्स उनसे हर कोई तंग है। गुजरांवाला का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी हुआ, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, जहाँ पे एक तरफ ये हालात हैं कि आवाम जो है वो बिजली के बिल नहीं दे पा रही, खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब जो हुक्मरान हैं वो कभी सितंबर का जिक्र करते हैं, कभी अक्टूबर का जिक्र करते हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ नहीं ख़त्म हो रही। तो मुनीब साहब, जो हुकूमत खुद इतनी इनसिक्योर हो, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी इसी किस्म के बयान दे रहे हैं। असद कैसर साहब ने भी आज फरमाया कि जी दिसंबर तक हमारी हुकूमत होगी, मामला तब्दील हो जाएंगे। तो इस सारे माहौल में वो जो आवाम पिस रही है उसको लुक आफ्टर करता हुआ आपको कौन नज़र आ रहा है? देखिए, अवाम का तो सीधी सी बात है, आप ये जो बजट अभी आया है और उसके अंदर जिस हिसाब से मिडिल क्लास के ऊपर भी या लोअर मिडिल क्लास पे टैक्सेस लगे हैं, तो अवाम ने तो जाहिर बात है उसका एक अवाम का गुस्सा 2024 के इंतखाब के अंदर भी नजर आया। वो अवाम का गुस्सा ही था जो नजर आया, वो अगर इफ आई मे से सो। तो एक तो वो एलिमेंट है। दूसरा ये है कि जिस तरह से इस वक्त हम मेरे ख्याल में अपनी लोएस्ट स्टेप पे चले गए हैं मुआशी तौर पर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, अभी जब वो फाइनल आपके साथ कंक्लूड करेंगे मामलात के IMF वाले, तो अभी वो आपकी और मेरी और आपकी और चीखें निकलवाएंगे और हमें लग समझ जाएगी कि जिस हिसाब से चीजें बढ़ेंगी या हालात बढ़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है या इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, कम से कम मुझे ये साल डेट तक तो होता हुआ नजर नहीं आता, और ये हेविली लिंक्ड है वैसे भी ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तभी शायद हो सकता है, ये हम रिपीटेडली घिसी पिटी लाइन दें, जब सियासी इस्तेकाम हो। वो सियासी इस्तेकाम तो हमें कहीं नजर नहीं आता इन द मिडल ऑफ ऑल दिस क्राइसिस, जहां एक बड़ी सियासी जमात की मुक्तदरा के साथ लड़ाई है और ये सब कुछ जारी है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीजें हमारे मुल्क में दुरुस्त हो सकती हैं अगर रियलाइजेशन हो, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान साहब की जमात है, बेशक इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर है, लेकिन अगर ये रियलाइजेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को हो कि वो एक इस मामले को उस नहज पर ले जाएं जहां वो ये कहें कि हाँ हम तस्लीम करते हैं कि हम भी 2018 में आप बहुत सौ को रौंद कर इक़्तिदार में आए थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें भी इस दफा जो हमारे साथ हुआ है आप उसे जायज करार दे दें। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि अगर तहरीक इंसाफ ये स्टेप लेती है तो लामहाला जो लोग फेंस पे भी खड़े हैं
वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे जी कि अगर कोई अपनी गलती मान रहा है तो फिर क्यों ना मौका दिया जाए कि आपके कहने का मकसद है, मुनीब साहब कहने का मकसद है कि माफी तलाफी जब तक नहीं होगी तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। सियासी जमातों के दरमियान तो ये होगा। दूसरी बात देखिए, बसद एहतराम सेनेटर साहब निहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत है, उनकी यकीनी तौर पर यह ख्वाहिश भी होगी कि उनकी जमात फौरी तौर पर दोबारा इक़्तिदार में आए। जनाब उमर अयूब साहब की होगी, जनाब असद कैसर साहब की होगी, खुद जनाब इमरान खान की होगी। बट सवाल ये है कि आप इक़्तिदार में वापस आने के लिए क्या कर रहे हैं, या उसको बेहतर करने के लिए आपको बहुत सारे यूनिलैटरल ओवरचर्स करने होंगे जो कि बदकिस्मती से आप नहीं कर पा रहे, या अगर करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो वो सामने से नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं आप, उसके नतीजे में इक़्तिदार तो दूर दूर तक नहीं है और ना वो मिलेगा इस तरह। ठीक है। अच्छा सॉरी सेनेटर साहब, ये जो सारा मामला है, आवाम बीच में पिस रही है, बिजली के बिलों का मैंने जिक्र किया, लगता है इस तरह है कि आप लोग भी अपनी जंग लड़ रहे हैं, हुक्मरान अपनी जंग लड़ रहे हैं। असद कैसर साहब ने आज फरमाया कि जी दिसंबर तक अब हम हुकूमत में होंगे। कोई बयान ऐसा नहीं आता कि जी दिसंबर तक हम आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम कर देंगे, तो उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो किसी की भी? देखिए इस तरह है, मैं आपको दो तीन चीज़ें बात बताता हूँ। अगर मैं बात चीज़ें मतलब मुझे जब कोई फिगर्स नज़र आती हैं तो मैं उन फिगर्स को देखता हूँ। जैसे हम क्रिकेट में वो देखते हैं, एक बॉलिंग करा रही है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद वो बॉल ऊपर उठेगी, विकेट के ऊपर से चली जाएगी, उसका राइज होगा या नीचे रहेगी, विकेट को लगेगी जो भी। उसी तरीके से जब मैं नंबर्स देखता हूँ और PTI के आने के बाद के नंबर्स देखता हूँ और उसके बाद PDM के आने के बाद के नंबर्स देखता हूँ, इनका मतलब ये कि मैं 3 बजट PTI के देखता हूँ या 4 PTI के देखता हूँ जब से PTI वापस आई है और जब से इन लोगों ने 3 अपने बजट पास किया और उनका मैं आउटकम देखता हूं। तो जब मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, मींस उसको जब मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो फॉर एग्जांपल जब PTI आई थी तो उससे पहले 5.8 5.9 के करीब था, वो था। उसके बाद आई 3 पॉइंट समथिंग हुआ, फिर पॉइंट समथिंग हुआ, उसके बाद 5.94 के करीब चला गया, 5.78 या इस तरह कुछ चला गया, उसके बाद 6.2 चला गया था। अब अगर आप देखें ये नीचे आई है और उसके बाद उसने ठप्पा खा के ऊपर गई है। अच्छा, इसमें 9 महीनों में जितने भी आपके पैरामीटर्स थे सारे पॉजिटिव थे। आपने जो अपने अहदाफ रखे थे कि मैं 12 महीनों में करूंगा, वो आपने 9 महीनों में कर लिया। आपकी सारी जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही थी। आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा आगे जा रही थी। अगर मैं उसको देखूं तो अगर 1 साल और मिलता तो हो सकता है ये 6.2 हो सकता है 7 को टच कर जाता, हो सकता बेहतर कर जाता। तो ये तो एक प्रोजेक्शन के लिहाज से करता हूं, सिमिलरली है। लेकिन देखिए असल जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का हुआ है और जिसकी बेसिस पे ये जो नैब के एक्ट अगर आप देखें, जो जिसमें हम देखते हैं कि ये लोग चेंज लेकर आ रहे हैं, खासतौर पे सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 9, वो बेसिकली क्या करता है, जो गलत डिसीजंस लिए गए थे 1985 ऑनवर्ड्स, गलत डिसीजन लिए गए थे जिनको हम आज भुगत रहे हैं, जिनकी वजह से आज आवाम बिलक रही है। अच्छा, ये खाली बिजली के बिल नहीं है, इसके रिपरकशंस हर तरफ जाते हैं। अच्छा, ये वो चीजें हैं जिनको हमने बड़ी सीरियसली करना है। नाउ कमिंग बैक टू लास्ट ब्रीफली, जरा टाइम की कमी मैंने मंसूर साहब जो मुनीब साहब ने कहा हुआ है कि हम लोग देखिए बात ही हो जाती है, इसमें खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इसमें एक प्लेयर ऐसा है जिसको अपने, अगर वो फील्ड में बैठा हुआ है, उसको वहां से निकल के उसको पेविलियन में जाके बैठना पड़ेगा, बिकॉज वो फील्ड का प्लेयर है नहीं, उसको फील्ड में होना ही नहीं चाहिए। तो जब तक हम ये सारी चीज नहीं करेंगे, और जो बात है ना, वो बात वही वाली बात आ जाती है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। अगर आपने सच नहीं बोला तो रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि अभी करना है और नहीं, फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन का मतलब होते हैं अभी पहले तुम पार्टी ले लो, बाद में मैं मंसूर साहब से टेक। अच्छा मंसूर साहब, एक तो ये भी बताइएगा कि हुकूमत की इनसिक्योरिटी की क्या वजह हो सकती है, बार बार इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं, और दूसरा आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें भी कोई किसी किस्म का गिला शिकवा मजीद बढ़ सकता है? देखिए दो चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट सिर्फ कर दूंगी, जो भी सेनेटर साहब कह रहे थे कि जी वो जो पेविलियन की तरफ प्लेयर को जो है वापस चलना पड़ेगा क्योंकि वो मैच में नहीं है। तो हुजूर 2014 में कौन सा अंपायर था जिसकी उंगली आप लोग उठाने की बातें कर रहे थे? अंपायर वही अंपायर था ना जो कभी भी किसी टीम में या खेल में नहीं था, लेकिन आप लोग फिर भी उसकी तरफ देखते थे कि जनाब बस आप उंगली उठा दें तो वैसे सेनेटर साहब कह रहे हैं कि अब हम मान रहे हैं कि वो हमने गलत किया था।
जी शुक्र है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दिस इज व्हाट मुनीब साहब वाज सेइंग कि आप लोग बस ये बात मान लें, अपनी गलतियां मान लें, तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। ये अच्छी, मैं इसकी तारीफ करूंगा इस बात की, सेनेटर साहब जो ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये जो टेक्सटाइल के हवाले से कह रहे थे, इस पर भी एक छोटा सा कॉमेंट। वो टेक्सटाइल का जो बम्प आया हुआ था ना, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से टेक्सटाइल मार्केट जो है बंद थी, बांग्लादेश और इंडिया में आपने खोल के रखी हुई थी। पर वो भी मंसूर भाई, वो भी तो देखे ना, खान साहब का फैसला था, बिलावल साहब और बाकी सब लोग तो चीख के कह रहे थे बंद कर दो मुल्क को, तो उन्होंने लीडरशिप दिखाई तो वो खुली गई ना। जी मैं सिर्फ ये मैं वजह कह रहा हूँ कि वजह ये थी, लेकिन जब जैसी वो मार्केट्स खुल गई, इंडिया और बांग्लादेश की मार्केट्स खुल गई, तो आपकी टेक्सटाइल वहीं पे आ गई जहाँ पे पहले खड़ी हुई थी। तो इसमें ये भी एक बीमारी का भी एक एलिमेंट था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। तीसरी बात ये कि हाँ, हुकूमती सफ़ों के अंदर एक परेशानी है, और परेशानी इस बात की है कि एक तो उनको अक्टूबर के अंदर इस बात का शक है कि जनाब इनकी तरफ से कोई पटिशन आएगी कि 8 फरवरी के इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धांधली के उसके अंदर सबूत हैं, एक चीज़। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने पिछले 2 दिन के अंदर कुछ इस तरह की बातें की हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के हवाले से फिलहाल वो सपोर्ट नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो होल हार्टेडली इसको सपोर्ट नहीं करी कल तक के बयान पे, लेकिन जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के पास जो है वो पूरी तरह इस बात की सहूलत होती है कि वो किसी वक्त भी अपना बयानिया जो है वो बदल भी सकते हैं। और दूसरा, फैसल मीर साहब की जानिब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदार हैं, उनकी जानिब से बाकायदा प्रेस रिलीज निकाली गई कि पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जब यहाँ पे आए तो मरियम नवाज उनको रिसीव करने नहीं गई, और साथ ही साथ उनकी सालगिरह के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, और मौजूदा पंजाब हुकूमत ने उनको अलाउ नहीं किया कि जनाब पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं कर सकती। तो हाँ, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं, लेकिन कोई अभी इतने बड़े नहीं है कि हुकूमत जो है वो मैं उससे जाता हुआ देखूं। आप तीनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया देखने का। अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।